अकॉर्डिंग लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग जो नेचर ऑफ स्टेट किया है ना, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि उदारवादियों ने जो राज्य का स्वरूप बताया था, राज्य के उसी स्वरूप के आधार पर उन्होंने राज्य के कुछ कार्य भी बताए हैं। तो उदारवादी विचारधारा व्यक्तिवाद की समर्थक विचारधारा थी। वो विचारधारा मानती थी कि व्यक्ति, और उसमें भी उदारवाद के दो पहलू हैं, एक परंपरागत उदारवादी थे, एक समकालीन उदारवादी थे। जो परंपरागत उदारवादी थे वो एक तरह से नकारात्मक उदारवाद माना जाता है, समकालीन उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद माना जाता है। कि परंपरागत उदारवादियों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तिवाद का ज्यादा समर्थन किया था, और इसी आधार पर परंपरागत उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद माना जाता है। कि परंपरागत उदारवादियों ने माना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्ति विवेकशील है, वह अपना अच्छा बुरा, भला बुरा अच्छे से जानता है। राज्य नाम की कोई संस्था नहीं होनी चाहिए, अगर राज्य है तो उसका सीमित शासन होना चाहिए, पुलिस राज्य नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था पर राज्य कंट्रोल नहीं, अगर है तो खुली प्रतियोगिता का माहौल होना चाहिए। राज्य को किसी भी प्रकार की व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। ये था परंपरागत, शास्त्रीय या पुरातन उदारवादी जो थिंकर्स थे, जो ये बात कहते थे राज्य के बारे में। और इन्हीं के अनुसार राज्य के इसी स्वरूप के आधार पर उन्होंने राज्य के कार्य सिर्फ सीमित कार्य बताए थे, कि राज्य का काम है सिर्फ बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, या फिर उसकी अर्थव्यवस्था को समायोजित करना, दूसरे देशों के साथ संधि समझौते करना। तो जो नकारात्मक उदारवाद की अवधारणा है, वो नकारात्मक उदारवाद की अवधारणा वही अवधारणा है जो परंपरागत उदारवादी विचारकों ने कहा था। जॉन लॉक ने, एडम स्मिथ ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, नोजिक हेयक और फ्रीडमैन ने। उसके बाद समकालीन उदारवाद की बात आती है, जिसको नव उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है, नवीन उदारवाद कहा जाता है। उन्होंने क्या माना था कि राज्य एक बुराई नहीं है, मनुष्य के विकास में राज्य रूपी संस्था का होना अनिवार्य है, राज्य मनुष्य की भलाई के लिए काम करता है। और जिन थिंकर्स ने इस समकालीन उदारवाद के अनुरूप राज्य को बुराई ना मानकर व्यक्ति के विकास में सहायक माना था, वो थे मैकाइवर, लास्की, होबहाउस। इन्होंने माना था कि राज्य का कार्य क्षेत्र काफी है व्यक्ति के विकास के लिए, और इसीलिए इन्होंने राज्य के कुछ अनिवार्य कार्य बताए थे, कुछ ऐच्छिक कार्य बताए थे। इन्होंने राज्य के आधिपत्य के अंतर्गत ये नहीं कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। समकालीन उदारवादी विचारकों ने भी कहा था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता के दो पहलू हैं, एक सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता। जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है, इसलिए इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता के आधार पर ही राज्य का सकारात्मक स्वरूप या सकारात्मक उदारवाद का पक्ष प्रतिपादित किया था। कि सकारात्मक उदारवाद का मतलब है राज्य की अवधारणा समाप्त नहीं होगी, राज्य अनिवार्य है, राज्य व्यक्ति के विकास में सहायक है, और राज्य के कुछ काम अनिवार्य हैं जिनको राज्य नहीं त्याग सकता, जो जिनमें मोस्टली वही काम है जो परंपरागत उदारवादियों ने बताए थे। और इसके साथ साथ इन्होंने राज्य के लोक कल्याणकारी कामों को भी इंक्लूड किया था, कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास स्वयं संभव नहीं कर पाता है, इसलिए कल्याणकारी योजनाओं को भी राज्य के द्वारा प्रतिपादित किया जाना अनिवार्य है। तो उदारवाद ने जो राज्य का स्वरूप दिया था, उसी स्वरूप के दो पहलुओं के आधार पर सकारात्मक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद कह दो, परंपरागत कह दो या नवीन उदारवाद कह दो, शास्त्रीय उदारवाद या समकालीन उदारवाद, इन्हीं दोनों अवधारणाओं के आधार पर उदारवाद ने राज्य के कार्य बताए थे। तो राज्य के कार्यों से फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो राज्य के कार्यों से संबंधित परंपरागत उदारवादियों के विचार करेंगे हम, कि जो परंपरागत, शास्त्रीय, नकारात्मक, पुरातन जो उदारवाद था, उन्होंने राज्य के क्या क्या कार्य बताए थे। तो यहाँ पे ये जो थिंकर्स जितने भी डिस्क्राइब किए गए ना, ये इससे लास्ट जो कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, बार बार आपको सेम याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप यहाँ से कर लो वो सारे थिंकर्स, चाहे
वहां से कर लेना, उस क्वेश्चन के थिंकर्स कर ली, सेम एज इट इज थिंकर्स है, सेम पोर्शन डिवाइड है। कि परंपरागत उदारवादियों में सबसे पहले बात करते हैं लोक की। तो लोक ने क्या कहा था कि राज्य की उत्पत्ति एक सामाजिक समझौते से हुई है, और लोक ने माना था राज्य नकारात्मक राज्य है, लोगों के जीवन के आर्थिक और नैतिक विकास में राज्य का कोई भी योगदान नहीं है। इसीलिए लोक ने राज्य को नकारात्मक राज्य कहा था, और राज्य का कम से कम शासन करने की अवधारणा लोक ने कही थी। और लोक ने माना था राज्य को सिर्फ कुछ सीमित काम करने चाहिए, जैसे बाह्य आक्रमण से लोगों की रक्षा करने के लिए, शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिए, और जो 3 प्राकृतिक अधिकार लोक ने बताए थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, उनको सुरक्षित और सुनिश्चित करने का काम राज्य का है। तो लोक परंपरागत उदारवादी था, इसने राज्य के सिर्फ सीमित काम, सीमित अवधारणा का समर्थन किया था। फिर बात आती है एडम स्मिथ की। तो एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने व्यक्ति के जो सर्वांगीण विकास में जो उसका आर्थिक विकास है, उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान दिया था, और इसीलिए इन्होंने माना था कि राज्य का काम है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, खुली प्रतियोगिता हो, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई को इम्प्लीमेंट करना राज्य का काम है। व्यक्ति के आर्थिक विकास में राज्य किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्थिक रूप से व्यक्ति जितनी चाहे संपत्ति अर्जित कर सकता है। तो एडम स्मिथ की ये जो विचारधारा थी, ये एक तरह से पूंजीवादी विचारधारा थी, पूंजीवाद की समर्थक विचारधारा थी। फिर आते हैं बेंथम। तो बेंथम उपयोगितावादी विचारक थे, इन्होंने भी राज्य की सीमित भूमिका का वर्णन किया था। हालांकि इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट राज्य के द्वारा ये अवधारणा दी थी कि राज्य के द्वारा संवैधानिक कानूनों का निर्माण होना चाहिए, लेकिन बेंथम ने भी ये माना था राज्य को संवैधानिक कानूनों का, उन्हीं कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अवधारणा पर निर्भर हो, कि राज्य को ऐसे कानून बनाने चाहिए, ऐसी सामाजिक योजनाएं लागू करनी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को सुख प्रदान कर सके। बेंथम के बाद फिर स्पेंसर का वर्णन आता है। तो स्पेंसर ने भी डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया, और इसी के आधार पे उसने सामाजिक विज्ञान में एक अवधारणा दी थी कि खुली प्रतियोगिता के माहौल में जब तक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम को ही जीवित रहने का अधिकार है, ये अवधारणा रहेगी, तभी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपना विकास संभव कर पाएंगे, कि हर कोई योग्य बनने की कोशिश करेगा। और राज्य की अवधारणा में स्पेंसर ने कहा था कि राज्य एक पुलिस राज्य है, इससे अधिक कुछ नहीं है। राज्य का काम सिर्फ शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। व्यक्ति को ना तो वो किसी प्रकार के अधिकार देता है, और ना व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध उसको लगाना चाहिए। तो यहाँ तक के ये थिंकर्स हमने पहले भी किए हैं। अगर वो मतलब दोनों में एक ही बात है, सिमिलर, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अलग अलग है या डिफरेंशिएट कुछ है। तो ये जितने भी परंपरागत या शास्त्रीय जो नकारात्मक उदारवाद का समर्थन करते थे, जो थिंकर्स ये मानते थे कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, इन सब थिंकर्स ने, परंपरागत उदारवादी विचारकों ने, राज्य के सिर्फ सीमित काम बताए हैं। और वो सीमित काम राज्य के कौन कौन से हैं? सबसे पहले है लोगों के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना, कि जैसा कि लोक ने कहा कि सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ, और वो समझौता लोगों ने क्यों किया? अपने जीवन व संपत्ति की रक्षा के लिए किया था। तो राज्य का प्रथम उत्तरदायित्व बनता है लोगों के जीवन व संपत्ति की रक्षा करे। उस समझौते के तहत जिस संप्रभु या प्रभुसत्ता के पास सारी शक्तियां निहित है, उसका प्रथम काम यही है। फिर है शांति व्यवस्था बनाए रखना, कि एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा चाहे हम लें या राज्य के औपचारिक स्वरूप की अवधारणा लें, या बेंथम ने राज्य के द्वारा जिन कानूनों के निर्माण की अवधारणा दी थी कि कानून राज्य द्वारा बनाए जाएंगे,
तो बैंथम ने भी यही माना था, कानूनों का आधार शांति सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना होना चाहिए, कि कानूनों को तोड़ने पर दंड का प्रावधान भी होगा और कानूनों के माध्यम से ही शांति स्थापित होगी और लोगों के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा की जाएगी। फिर बाह्य आक्रमणों से रक्षा, स्मिथ ने भी, स्पेंसर ने भी, लॉक ने भी, सभी परंपरागत विचारकों ने माना था कि जिस समझौते के तहत या जिस भी तरीके से राज्य रूपी संस्था अवधारणा का निर्माण किया गया है, उसका काम है अपने नागरिकों को या दूसरे राज्यों के बाह्य आक्रमणों से रक्षा प्रदान करना, शांति व्यवस्था स्थापित करना। और इसीलिए राज्य, पुलिस राज्य की अवधारणा थी कि राज्य एक सेना का निर्माण करेगा जिसके लिए वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है, कि बाह्य आक्रमण से रक्षा करता है। फिर न्यायालय की स्थापना करना, कि राज्य का काम है शांति व्यवस्था स्थापित करना, बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इससे संबंधित जब भी विवाद की परिस्थिति आएगी नागरिकों के बीच, तो राज्य न्यायालयों की भी स्थापना करेगा ताकि नागरिकों को उचित न्याय मिल सके, उनके आपसी वाद विवादों को सुलझाया जा सके। फिर आते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध, कि स्पेंसर ने कहा था राज्य के कार्य में प्रमुख है वैध समझौते, तो वो वैध समझौते हैं अंतरराष्ट्रीय वैध समझौते, कि कोई भी देश, कोई भी राज्य अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरी नहीं कर सकता, वो दूसरे राज्यों से संबंधित रहता है अपने शासन व्यवस्था के संचालन में भी, अर्थव्यवस्था के संचालन में भी, और इसी से संदर्भ में राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करता है, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता है, संधि समझौते करता है। फिर राज्य का कार्य है करों को लगाना व इकट्ठा करना, कि एडम स्मिथ ने जो डिमांड एंड सप्लाई का जो फॉर्मूला कहा था कि राज्य को हम डिमांड दे सकते हैं, अपनी मांग कर सकते हैं किसी भी चीज की राज्य से, और राज्य का उत्तरदायित्व है उस डिमांड की सप्लाई करना, उस डिमांड की पूर्ति करना। तो इसके लिए राज्य कुछ आर्थिक कार्य भी संपन्न करता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करता है, और राज्य की अर्थव्यवस्था वहां रहने वाले नागरिकों पर निर्भर होती है। वहां रहने वाले नागरिकों की जो आय है वो राज्य की आय है, क्योंकि राज्य को उन्हीं से टैक्स मिलता है। राज्य को ये नहीं है कि नोट छापने की मशीन है उसके पास, वो जितना चाहे उतना कर सकता है। तो नागरिक जितने समृद्ध होंगे, आर्थिक रूप से जितने प्रॉस्पर होंगे, वो राज्य भी उतना ही प्रॉस्पर होगा और उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ होगी। तो ये था परंपरागत उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद के अनुसार राज्य के कार्य। अब आते हैं समकालीन उदारवाद पे, जिसको नव उदारवाद भी बोला जाता है, या जो परंपरागत उदारवाद का संशोधित स्वरूप भी बोला जाता है। जिन समकालीन उदारवादियों ने ये माना था कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के प्रत्येक कार्यों में अनिवार्य है। और ये अवधारणा लास्की ने सबसे अहम रूप से दी थी, कि लास्की ने कहा, सबसे पहले तो लास्की ने कहा था कि राज्य का निर्माण जिन भी संस्थाओं समुदायों से हुआ है, उनके पास भी अपने क्षेत्र से संबंधित शक्तियां हैं। फिर मिल ने कहा था कि दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक स्वयं से संबंधित, एक दूसरों से संबंधित। जो स्वयं से संबंधित है वहां व्यक्ति नकारात्मक स्वतंत्रता का उपभोग करता है, कि वो कुछ भी कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता पर राज्य कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। उसके बाद आती है सकारात्मक स्वतंत्रता, उससे संबंधित है दूसरों से संबंधित काम, कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, अगर उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर दिखाई देता है तो वहां राज्य पाबंदियां लगाएगा। और समकालीन उदारवाद के अनुसार राज्य सिर्फ सकारात्मक स्वतंत्रता देने का पक्षधर है, कि व्यक्तियों को विकास के लिए वही परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाए जो उनके विकास में सहायक हो, ना कि किसी एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के पतन के कारगर हो। तो इसीलिए समकालीन उदारवादी आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य के हस्तक्षेप की नीति को लागू करते हैं, कि अर्थव्यवस्था पर पूर्ण रूप से राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि जो लोक कल्याणकारी कार्य है वो राज्य के द्वारा ही संभव है। कोई एक पूंजीपति वर्ग
या स्वयं व्यक्ति अपनी इच्छा से कभी भी लोक कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकता। अगर राज्य में समानता स्थापित करनी है, सामाजिक कल्याण के कार्य करने हैं, तो अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण अनिवार्य है। फिर ग्रीन की बात आती है, तो ग्रीन ने क्या कहा था, राज्य के काम सिर्फ पुलिस कार्य ही नहीं है कि पुलिस की तरह सिर्फ सख्ताई बरतना या दंड का आधार ही नहीं है राज्य का। राज्य नागरिकों के सार्वभौमिक विकास, सार्वभौमिक में भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह का विकास निहित होता है। राज्य का कार्य उनका सार्वभौमिक विकास करना है। और यही अवधारणा मैकाइवर ने भी अपनाई थी कि मैकाइवर ने कहा था राज्य सिर्फ दंड का प्रावधान या राज्य कोई ऐसी अवधारणा नहीं है जो बलपूर्वक अपनी नीतियों को लागू करती है, बल्कि राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है जो अपने नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू करता है। और इन्हीं आधारों पर समकालीन उदारवादी विचारकों ने राज्य के दो प्रकार के कार्य बताए थे, कुछ राज्य के अनिवार्य कार्य और कुछ राज्य के ऐच्छिक कार्य। जो अनिवार्य कार्य है उस अवधारणा में समकालीन उदारवादियों ने माना है कि राज्य के अनिवार्य कार्य किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, या ये कार्य राज्य द्वारा, ये नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाएगा राज्य द्वारा, किसी निजी संस्था या पूंजीपति वर्ग के पास इन कार्यों को करने से संबंधित शक्तियां हस्तांतरित हो जाएंगी, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो राज्य के अनिवार्य कार्य कौन कौन से हैं? देश की बाहरी हमलों से रक्षा करना, कि राज्य इसीलिए सेना का गठन करता है अपने नागरिकों की रक्षा के लिए। आंतरिक शांति सुरक्षा व्यवस्था कायम करना, कि राज्य का निर्माण इसी आधार पर किया गया है, अपने नागरिकों के लिए शांति सुव्यवस्था स्थापित करेंगे, इसीलिए राज्य की पुलिस, राज्य या दंड देने की व्यवस्था या न्यायालयों के प्रबंधन की अवधारणा है। फिर न्याय प्रबंध, न्याय प्रबंध के तहत राज्य न्यायालयों की स्थापना करता है, नागरिकों के आपसी विवादों का समाधान करता है। यहाँ पर जैसे एक वर्ड है दीवानी और फौजदारी, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, दीवानी और फौजदारी। दीवानी क्या होता है? स्वयं से संबंधित मुकदमे, और फौजदारी होते हैं सार्वजनिक मुकदमे। दीवानी क्या है? जैसे आपका प्रॉपर्टी का कोई मुद्दा है, आपका फैमिली कोई इश्यू है। और फौजदारी होते हैं सार्वजनिक मामलों की, किसी दीवानी मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान नहीं होता है, जबकि फौजदारी मुकदमों में मृत्युदंड का भी प्रावधान होता है। जैसे किसी की मर्डर हिस्ट्री है या फिर कोई सीरियस जो क्राइम वगैरह होते हैं, टेररिस्ट वगैरह की एक्टिविटीज, फौजदारी सार्वजनिक की दूसरों को प्रभावित कर रही है उसकी वो एक्टिविटी, वो फौजदारी मुकदमे होते हैं। फिर है परिवार के बीच कानूनी संबंधों की स्थापना। परिवार के बीच कानूनी संबंध राज्य किस प्रकार स्थापित करता है? कि राज्य संपत्ति के अधिकार की अवधारणा का समर्थन करता है, कि निजी संपत्ति व्यक्ति को अर्जित करने का अधिकार है। अब किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति पर उसके दूसरे फैमिली मेंबर्स या उसके बच्चों का कितना अधिकार है, ये कानून द्वारा ही राज्य प्रतिपादित करता है। राज्य कानून बनाता है इनसे संबंधित सभी कामों के। फिर अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण, कि आधुनिक युग में हर एक संवैधानिक राज्य ने अपने संविधान के अंतर्गत अपने नागरिकों को कुछ अधिकार और कर्तव्य प्रतिपादित किए, प्रदान किए हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध, कि एक राज्य दूसरे राज्यों से संपर्क या संबंध स्थापित करने के लिए, चाहे व्यापारिक संबंध है, चाहे राजनीतिक सांस्कृतिक संबंध है, चाहे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO या यूएनओ के मेंबर्स है, तो दूसरे देशों से संबंध, संधि, समझौते करते हैं। तो ये थे समकालीन उदारवादियों के अनुसार राज्य के अनिवार्य कार्य। अब आते हैं राज्य के ऐच्छिक कार्य। ये सारे जो ऑप्शनल फंक्शंस हैं, जो ऐच्छिक कार्य हैं, इसमें वो सभी कार्य निहित हैं जो ज्यादातर राज्य की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। जैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो सबको इक्विवेलेंट मिले हैं, लेकिन कुछ राइट्स और ड्यूटीज को इंक्लूड करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंक्लूड किया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में। वो क्या है? वो एक तरह से ऐच्छिक कार्य ही है जो राज्य की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत वो लोक कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जिन पर कानूनी पाबंदियां स्टिक नहीं होती। अगर अर्थव्यवस्था राज्य की
कमजोर है, अप डाउन हो रही है, तो इन योजनाओं को राज्य की अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप मॉडिफाई किया जा सकता है। किसी योजना को थोड़े टाइम के लिए रोका भी जा सकता है, उसका फंड भी कम किया जा सकता है। तो ऐच्छिक कार्य क्या है? राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये सारे इनको आप हेडिंग्स बना के लिख लेना बेटा। जैसे फर्स्ट आ जाएगा शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा की व्यवस्था हेडिंग बनाए और उसके अंतर्गत क्या लिखोगे? राज्य के द्वारा सभी बालक बालिकाओं के लिए प्राथमिक सत्र से लेके विश्वविद्यालय सत्र तक की शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। उदाहरण के रूप में भारत में प्राथमिक सत्र की राज्य के द्वारा सार्वभौमिक और निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया गया है। फिर नेक्स्ट आएगा मौलिक या मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध करना, कि राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए साफ सफाई का प्रबंध करता है, अस्पतालों का प्रबंध कराता है, सामुदायिक केंद्रों का प्रबंध कराता है। नेक्स्ट आवागमन के साधनों का प्रबंध कराना। राज्य रेल मार्ग, सड़क मार्ग या पुलों का निर्माण, यातायात के साधनों की उचित व्यवस्था कराता है। फिर नेक्स्ट आएगा स्थानीय संस्थाओं का गठन करना, कि राज्य स्थानीय संस्थाओं का गठन करता है जिससे कि नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिक सत्र पर ही उन्मूलन हो सके। जैसे भारत में स्थानीय शासन के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के तहत स्थानीय समस्याओं का समाधान होता है। वही योजनाएं लागू करते हैं, नागरिकों को सहायता भी प्रदान करते हैं। फिर है अन्य वर्गों के विकास में सहायक, कि राज्य पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए योजनाएं लागू करता है, अनुदान देता है, दिव्यांगों के लिए या दूसरे पीड़ित वर्ग, रोगी, बुढ़ापा पेंशन, असहाय लोगों के लिए। जैसे सर्दियों में हर जो जिला परिषद होती है, वो जो लोग जिनके पास घर नहीं है, जो ऐसे ही या तो भीख मांगते हैं या फिर ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनके लिए सर्दी से बचने के लिए कुछ शेड्स लगवाती है या फिर आश्रय स्थल बनवाती है कि वो अपनी रात वहां गुजार सके। तो वो सारी कल्याणकारी काम राज्य करता है, कि जो जिला परिषद कर रही है वो राज्य का ही एक अवधारणा है, राज्य का ही एक स्वरूप है। फिर नागरिकों के मनोरंजन का प्रबंध कराना, जिसके तहत पार्कों, बगीचों, सामुदायिक केंद्रों की स्थापना की जाती है, सार्वजनिक लाइब्रेरियां भी बनवाई जाती हैं, सिनेमा घरों का भी प्रबंध कराया जाता है। अब आप ये सोचो, सिनेमा घर तो किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, तो उस पर्सनल प्रॉपर्टी का उसे टैक्स भी पे करना होता है और टैक्स राज्य के द्वारा एकत्रित किया जाता है। फिर है जनहित के आधारभूत उद्योगों तथा व्यापारों के विकास के लिए भी राज्य सहायता करता है। जैसे आप कोई भी अपना व्यवसाय खड़ा करना चाहते हो, आप अपनी एक सहकारिता समिति बनाते हो, तो उसको बैंक से लोन मिल जाता है, आपको किसी गारंटी की जरूरत नहीं होती। तो राज्य ने ही ये सुविधाएं प्रदान की है कोई भी अपना रोजगार या उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए। फिर कला के विकास में सहायक, की राज्य किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र या एरिया की जो पर्टिकुलर, जैसे हरियाणा की हरियाणवी संस्कृति है, उसके विकास के, जैसे कुरुक्षेत्र में धरोहर एक जगह ऐसी है जहां पर हरियाणवी संस्कृति के पुराने टाइम की भी जो चीजें हैं वहां म्यूजियम बना के एस्टेब्लिश की गई हैं, कि वो हरियाणवी संस्कृति की झलक दिखाती है। तो धरोहर की मेंटेनेंस का सारा खर्चे हरियाणा सरकार के ऊपर है, राज्य के ऊपर है। फिर शिक्षा, विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य की व्यवस्था का प्रबंध भी राज्य करता है। फिर कृषि की उन्नत योजनाएं लागू करने का, कि कृषि विकास की योजनाएं बनाने के लिए, उद्योग धंधे विकसित करने के लिए, कृषि में उन्नत बीज खाद का प्रबंध करने का काम भी, किसानों को सब्सिडी देने का, मुफ्त बिजली पानी देने का प्रावधान भी राज्य करता है, राज्य का कार्य है। फिर देश में औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए जैसे नदियों पर डैम का निर्माण किया जाता है बिजली बनाने के लिए, दूसरे पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, दूसरे देशों की फैक्ट्रीज यहाँ एस्टेब्लिश की जाती हैं। फिर खेल कूद के विकास के लिए भी राज्य सहायता देता है। जैसे खिलाड़ी होते हैं जो मेडल्स जीत के लेके आते हैं, उनको राज्य के द्वारा
प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, वो यही है कि प्राइज मनी जिसको मिलेगा, जिसको सुविधा सहूलियत मिलेंगे, खेल के लिए अच्छी सहूलियत मिलेंगी, तो उस खेल को ज्यादा विकसित किया जा सकता है, सब लोग उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे और उस खेल का सत्र भी सुधरेगा। तो ये सारे के सारे थे राज्य के ऐच्छिक कार्य, जो एक तरह से राज्य की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। और राज्य के इन ऐच्छिक कार्यों को, इनसे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये पूर्ण रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था और राज्य की शासन प्रणाली के ढंग पर निर्भर है, किस प्रकार की शासन प्रणाली उस राज्य में इम्प्लीमेंट है। अगर निरंकुश शासन व्यवस्था है तो वो नागरिकों की मौलिक सुविधाओं का ध्यान इतना नहीं रखती है। लोक कल्याणकारी राज्य इन सब सुविधाओं को प्रदान करने की हर संभव कोशिश करता है। तो यहाँ पर हमारा उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के क्या क्या कार्य हैं वो खत्म हो जाता है। आज हम सिर्फ उदारवाद करेंगे कि उदारवाद के अनुसार राज्य